नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एओएम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 30 अप्रैल 2022 को सेंट्रल रेलवे द्वारा एओएम लेवल 8 ग्रेड पे 4800 के लिए 30% एलडीसी कोटा के तहत 2 पोस्ट के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा बदले हुए पैटर्न के अंतर्गत परीक्षा ली गई। बदले हुए पैटर्न में यह परीक्षा अब 2 भागों में ली जाएगी, जिसमें प्री क्वालिफाइंग टेस्ट जो 100 मार्क्स की होगी, जिसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पर 40 मार्क्स के प्रश्न होंगे। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी पर 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स पर भी 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्री क्वालिफाइंग टेस्ट को पास करने के लिए उम्मीदवार को 75 मार्क्स लाना आवश्यक है। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगी, जिसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर 100 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, जिसे क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स लाना आवश्यक है। तो आइए इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा इनके उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए, जो कि 40 क्वेश्चंस का है और जिसमें सभी प्रश्नों का आंसर देना कंपलसरी है। तो पार्ट ए का पहला सवाल है, 42 बीसीएन वैगन्स के लिए उतरान की समय छूट कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 7 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे, 10 घंटे। भारतीय रेल पर अलग अलग वैगन्स के लिए अनलोडिंग हेतु फ्री टाइम अलग अलग है। 42 बीसीएन वैगन्स का फ्री टाइम 9 घंटे होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 9 घंटे है। अगला सवाल है, एनएमजी के लिए मानक रेक संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी है 50। एनएमजी का मतलब है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, जिसमें कार, जीप, ट्रैक्टर आदि को लोड कर उसका अतिशीघ्र वहन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसकी मानक रेक संख्या 25 है। अगला सवाल है, गैर उपनगरीय खंड पर नया हॉल्ट स्टेशन खोलने हेतु प्रस्तावित हॉल्ट स्टेशन की दोनों ओर स्थित स्टेशनों से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 5 किलोमीटर होगा। अगला सवाल है, 2 प्रस्थान टर्मिनल से बुक किए गए रेक में लदान किए जाने वाले दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी कितने किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, दूरी की कोई सीमा नहीं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 200 किलोमीटर है। अगला सवाल है, CC+6 और CC+8 का क्या अभिप्राय है? इसके ऑप्शंस हैं, वैगन लदान में वृद्धि, वैगन लदान शुल्क, वैगनों की वहन क्षमता में वृद्धि, रूट की उच्च वहन क्षमता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वैगन की वहन क्षमता में वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक फैसिलिटी के कार्य किस प्लान हेड के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 11, 15, 16, 17। भारतीय रेल के वर्किंग एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड्स के अंतर्गत क्लासिफाई किया जाता है। स्क्रीन पर डिफरेंट प्लान हेड्स का चार्ट दिखाया गया है। ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क प्लान हेड
16 के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 16। अगला सवाल है HR कॉइल्स का किस तरह के वैगन में लदान किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं BCN, BRN, BOBR, BTPN। भारतीय रेल में अलग अलग वैगन्स का उपयोग अलग अलग प्रकार के माल को लोड करने हेतु किया जाता है। HR कॉइल्स को BRN टाइप वैगन में लोड किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी BRN वैगन्स। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम क्षेत्र में MACLS सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है। MACLS सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रथम रोग सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक जो लाइन साफ रखी जाती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। डॉक व्यवस्था में ये दूरी 400 मीटर तथा मॉ या MACLS व्यवस्था में ये दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। मेल या एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे कितने कोच लगा सकते हैं। मेल एक्सप्रेस गाड़ी के ब्रेकयान के पीछे अधिकतम 2 बोगी लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक निरीक्षण यान भी अंतिम वाहन के रूप में लगाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेन ब्रेक के साथ साथ हाथ ब्रेक भी कारगर हो। अगला सवाल है बुलावा सिग्नल किस सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, प्रथम रोक सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। इसका सही जवाब होगा अंतिम रोक सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। कॉलिंग ऑन सिग्नल को तब ऑफ किया जाता है जब इसके ऊपर लगे रोक सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी न होती हो। ये सिग्नल ऑफ करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि गाड़ी संबंधित रोक सिग्नल से पहले लगे ट्रैक सर्किट पर आकर रुक चुकी है। अगला प्रश्न है IBS कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। IBS ये एक मानव रहित C क्लास का स्टेशन होता है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन द्वारा होता है। IBS एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 ब्लॉक सेक्शन में बांटता है। अगला सवाल है 25 किलोवोल्ट AC ट्रैक्शन में ओवरहेड इक्विपमेंट से कितने मीटर दूरी के अंदर डेंजर जोन कितना होता है। इसका सही उत्तर होगा 2 मीटर्स। अगला सवाल है गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है। टू रिसीव द ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन विच अथॉरिटी इज इशूड T512, T511, T509, T806। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा T509। बाकी ऑप्शंस में T512 अथॉरिटी सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करते समय दी जाती है। T511 ये अथॉरिटी बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के समय दी जाती है। T806 ये शंटिंग आदेश है। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग 1 की मान्य गति क्या है। अप टू 50 kmph, अप टू 15 kmph, अप टू 90 kmph, अप टू 110 kmph। इसका सही आंसर है अप टू 50 kmph। स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट के अनुसार
स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग 1 की मान्य गति 50 kmph है, स्टैंडर्ड 2 की 110 kmph, स्टैंडर्ड 3 की 140 kmph तथा स्टैंडर्ड 4 की मान्य गति 160 kmph होती है। अगला सवाल है, सामान्य स्थिति में आईबीएस कौन सी रोशनी दिखाता है? इसके ऑप्शंस हैं रेड, येलो, डबल येलो, ग्रीन। इसका सही उत्तर है रेड। आईबीएस व्यवस्था में ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगाया जाता है, तो किसी भी रोक सिग्नल की तरह आईबीएस भी सामान्य स्थिति में लाल रोशनी दिखाएगा। अगला सवाल है, टेम्पररी सिंगल लाइन के दौरान प्रथम गाड़ी की गति क्या होगी? इसके ऑप्शंस हैं 8 kmph, 15 kmph, 25 kmph। ऑप्शन डी है सामान्य। टीएसएल में जाने वाली पहली गाड़ी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा बाद वाली गाड़ियां सामान्य गति से चलाई जाएंगी। तो इसका सही आंसर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, ओवररन लाइन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? What should be the length of the overrun line? Options are 60 meters, 120 meters, 180 meters, 300 meters। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 180 मीटर्स। होम सिग्नल से आगे स्टेशन सेक्शन में प्रवेश करने से पहले जो डिस्टेंस क्लियर रखा जाता है उसे ओवररन लाइन कहा जाता है। अगला सवाल है, अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं नॉर्मल रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम, एवरेज रनिंग टाइम, ट्रैवलिंग टाइम। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिनिमम रनिंग टाइम। अधिकतम अनुमेय गति का निर्धारण सीआरएस द्वारा किया जाता है, जबकि सामान्य गति का निर्धारण सीओएम द्वारा किया जाता है। अधिकतम अनुमेय गति सामान्य गति से 8 से 10% अधिक होती है। लोको पायलट किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं करेगा। इस गति से चलने पर लिया गया समय मिनिमम रनिंग टाइम कहलाता है, जबकि सामान्य गति से चलने पर दो स्टेशनों के बीच लगने वाला समय नॉर्मल रनिंग टाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर कौन कौन से सिग्नल होते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं डिस्टेंट एंड एडवांस स्टार्टर, होम एंड स्टार्टर, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर, डिस्टेंट एंड होम सिग्नल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिस्टेंट एंड होम सिग्नल। एमएसीएलएस व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर डिस्टेंट और होम सिग्नल लगे होते हैं। 20वां प्रश्न है, दुर्घटना राहत गाड़ी के निकलने का टारगेट टाइम कितना है? What is the target time for departing ART? इसके ऑप्शंस हैं दिन में 45 मिनट और रात में 30 मिनट, दिन में 15 मिनट और रात में 20 मिनट, दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट, इकहरी निकासी 15 मिनट और दोहरी निकासी 20 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन दिन के समय 30 मिनट में तथा रात के समय 45 मिनट में निकलनी चाहिए, जबकि मेडिकल रिलीफ ट्रेन सिंगल एग्जिट हो तब 20 मिनट में तथा डबल एग्जिट होने पर 15 मिनट में निकल जानी चाहिए। अगला सवाल है, सी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ए क्लास ओडीसी सामान्य गति से चलाई जाती है। बी क्लास ओडीसी की गति
40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा सी क्लास ओडिसी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। अगला सवाल है, सैंडहम को पृथक्करण के अलावा गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए डैश का पर्याय माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप, सिग्नलिंग सेक्शन, डिरेलिंग स्विच। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिग्नल ओवरलैप। भारतीय रेल पर आइसोलेशन के 5 साधन हैं, जिसमें से एक डेड एंड है। सैंडहम सिग्नल ओवरलैप का मानक है। कभी मेन लाइन पर कोई गाड़ी होने पर सैंडहम लगाकर पीछे वाली गाड़ी को डायरेक्ट एडमिट किया जा सकता है। अगला सवाल है, संचालन समय सारणी PCOM और किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? ऑप्शंस हैं GM, CFTM, CPTM, CTPM। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, CPTM। वर्किंग टाइम टेबल PCOM और CPTM के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, 45 वैगन्स का कंटेनर रेक BLC के कितने यूनिट से बनता है? ऑप्शंस हैं 9 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 यूनिट्स। BLC का मतलब है बोगी लो प्लेटफॉर्म फ्लैट और कंटेनर वैगन्स, जो ISO कंटेनर्स को कैरी करता है। एक BLC यूनिट 5 वैगन्स की बनती है, जिसमें 2 BLC A कार प्लस 3 BLC भी होंगे। टोटल रेक 45 वैगन्स की है, तो वो 9 यूनिट से बनेगी, जिसमें 18 BLC A कार तथा 27 BLC B कार होंगे। 25वां सवाल है, ESP का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग सिग्नलिंग प्लान, इंजीनियरिंग स्केल प्लान, इंजीनियरिंग सिंपल प्लान, इंजीनियरिंग शॉर्ट प्लान। ESP का फुल फॉर्म इंजीनियरिंग स्केल प्लान है। अगला प्रश्न है, एक मानक आकार बॉक्सेन कोयला रेक का पेलोड टन भार क्या है? What is the payload tonnage of a standard size bauxite coal rake? इसके ऑप्शंस हैं 3,894 टन, 3,984 टन, 4,983 टन, 5,214 टन। इसका सही उत्तर 3,894 टन होगा। बॉक्सेन का फुल फॉर्म है बोगी ओपन बॉक्स विथ एयर ब्रेक सिस्टम। इस बोगी का लाइफ 30 इयर्स का होता है। इसका टेयर वेट 22.47 टन होता है। मतलब इस वैगन को खाली कंडीशन में तौला जाए तो इसका जो वेट होगा वो टेयर वेट होगा तथा इस वैगन का पेलोड टन 58.81 टन होता है। मतलब इस वैगन में कितना टन माल भरा जा सकता है उसे पेलोड कहा जाता है। इस वैगन का ग्रॉस वेट 81.28 होता है। ग्रॉस वेट इज इक्वल टू टेयर वेट प्लस पेलोड से बनता है। तो इस सिचुएशन में टेयर वेट 22.47 प्लस पेलोड 58.81 है, यानी इसका ग्रॉस वेट 81.28 टन्स होगा। ग्रॉस वेट को 4 से डिवाइड करके एक्सल लोड निकाला जाता है, क्योंकि हर एक वैगन में 4 एक्सेल उपयोग किए जाते हैं। ग्रॉस वेट डिवाइडेड बाय 4 यानी 81.28 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 20.32। अगला प्रश्न है 2021-22 में
ए ग्रेड परीक्षा स्टेशन से सीसी रेक में बीपीसी की वैधता क्या होगी? इसके ऑप्शन हैं 3000 किलोमीटर या 15 + 5 days, 4500 किलोमीटर या 20 + 5 days, 6000 किलोमीटर या 25 + 5 days, 7500 किलोमीटर या 30 + 5 days। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7500 किलोमीटर या 30 + 5 days। अगला सवाल है, वैगनों में फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं 60 mm, 50 mm, 40 mm, 70 mm। इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 mm। फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमेय सीमा गुड्स वैगन के लिए 60 mm तथा कोचिंग वैगन के लिए 50 mm है। अगला सवाल है, स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल कितनी होनी चाहिए जब तक विशिष्ट सुरक्षा उपकरणों को नहीं अपनाया जाता है और या विशेष नियम लागू किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 1 in 1000, 1 in 400, 1 in 260, 1 in 200। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 in 400। यानी स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल होनी चाहिए 1 in 400 जब तक विशिष्ट सुरक्षा उपकरणों को नहीं अपनाया जाता है या विशेष नियम लागू किए जाते हैं। अगला सवाल है, मेल एक्सप्रेस की समयबद्धता मान के लिए टर्मिनेटिंग स्टेशन पर निर्धारित समय से कितने मिनट तक की देरी से आने की छूट है? ऑप्शंस हैं 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या कोई छूट नहीं। इसका सही उत्तर है 15 मिनट। What is the code of second class 2-tier AC sleeper? इसके ऑप्शंस हैं ACCW, ACCN, ACCZ, FACCW। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेकंड क्लास AC 2 टियर का कोड है ACCW। अगला सवाल है, वैगन टर्न राउंड की गणना किसमें की जाती है? जिसके ऑप्शंस हैं टन्स, आवर्स, डेज या किलोमीटर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिन। वैगन टर्न राउंड का मतलब एक वैगन के 2 लगातार लोडिंग के बीच के अंतराल को वैगन टर्न राउंड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये एक औसत समय है जो एक माल डब्बे को लदान, गंतव्य तक पहुंचने, माल उतराई और अगले लदान के चक्र को पूरा करने में लगता है, जिसकी गणना दिन में की जाती है। 59 N बॉक्स वैगन वाली मालगाड़ी के ब्रेक वैन में कितना प्रेशर होना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं 5.1 kg per centimeter square, 5.0 kg per centimeter square, 4.9 kg per centimeter square, 4.8 kg per centimeter square। इस प्रश्न का सही उत्तर 4.8 kg per centimeter square होगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल से कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 120 मीटर्स, 180 मीटर्स, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है 180 मीटर्स। बी क्लास स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन हेतु PSLV बोर्ड या आउटर मोस्ट स्पेसिंग पॉइंट होता है, जिसे होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगला सवाल है, किसी सेक्शन में कितने समय तक गाड़ी नहीं चलाने पर लोको पायलट को फिर से LRD देना आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 महीने। मील रेल द्वारा प्रायोजित रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित
मिलिट्री ट्रैफिक किस प्रायोरिटी के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी, प्रायोरिटी डी। इस प्रश्न का उत्तर है प्रायोरिटी ए। मध्य रेल के लदान में सबसे ज्यादा भाग किस सामग्री का है? इसके ऑप्शंस हैं सीमेंट, कोयला, कंटेनर या स्टील। इस प्रश्न का सही उत्तर कोयला है। मध्य रेल के लदान में सबसे ज्यादा भाग कोयले का होता है। विद्युतीकरण होने पर EIG अनुमोदन के लिए कौन अधिकृत है? इसके ऑप्शंस हैं GM, PCOM, PCD, DRM। इस प्रश्न का सही उत्तर है PCD। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग टाइम टेबल बताने के लिए होता है? सत्संग, ICMS, FOIS, TMS। इस प्रश्न का सही उत्तर सत्संग है। सत्संग का लॉन्ग फॉर्म है सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस। भारतीय रेलवे जैसे एक व्यस्त नेटवर्क के लिए समय सारणी को मजबूत करने हेतु इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिसमें यात्रियों को सुविधा मिले इस तरह की समय सारणी हो। नई गाड़ी या सेवाएं शुरू करना और पुरानी में वृद्धि करना शामिल है। पार्ट ए का आखिरी सवाल है, BCN स्टॉक के लिए मिनी रेक की न्यूनतम संरचना कितने वैगन्स की है? इसके ऑप्शंस हैं 20, 29, 15, 42। इस प्रश्न का सही उत्तर 20 है। BCN स्टॉक के लिए मिनी रेक की न्यूनतम संरचना 20 वैगन